इतिहास, इतिहास, इतिहास को अपने 3 पार्ट में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल था इसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल था, यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और इनको पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल है, यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और इनको पढ़ा भी गया है, इनको पढ़ा भी गया है। तो इतिहास को जानने के लिए अपने सबसे पहले पढ़ते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत भी अपने 3 पार्ट में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि प्राचीन साहित्य, पुरातात्विक स्थल और विदेशी विवरण। जो साहित्य है इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में हम पढ़ेंगे वेद, वेदांग और षड्दर्शन। पुरातात्विक स्थल में हम पढ़ेंगे सिंधु और वैदिक सभ्यता को, यानी इसमें हम पढ़ेंगे सभ्यता। और विदेशी विवरण में हम कुछ विदेशियों को पढ़ेंगे और उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन साहित्य को। तो हम पढ़ रहे हैं वेद। हम पढ़ रहे हैं वेद। वेद विद धातु से बना, जो संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और नंबर 4 पे आता है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। प्राचीन यानी जो सबसे पहले आएगा वो पुराना होता है, पुराना होता है उसको प्राचीन कहते हैं। और सबसे बाद में आता है वो नया होता है, यानी सबसे बाद का या नवीन वेद है तो वह है अथर्ववेद। तो अपने इसको यहीं देख लेते हैं। सबसे पहले अपने इसके देखते हैं पाठकर्ता। ऋग्वेद का पाठ करता है होत्र, यजुर्वेद का अदर्व्यु, सामवेद का उदात्र और अथर्ववेद का अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान दिए गए हैं इसमें। इसमें 10 मंडल, 10 28 सूक्त और 10 462 ऋचाएं हैं। 10 मंडल में से तीसरा जो मंडल है, एक 7वां मंडल है, 8वां, 9वां और 10वां मंडल अपने पढ़ते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वां जो मंडल है इसके अंदर, 7वां जो मंडल है इसमें वरुण देवता की जानकारी है। 8वें मंडल में खिल्ले। खिल्ले क्या होते हैं? तो हस्तलिखित रचनाओं को खिल्ले कहते हैं। 9वें मंडल में सोम देवता। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की जानकारी है। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की जानकारी मिलती है। इस विराट पुरुष के मुख से, भुजा से, जांग से और चरण से। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती है, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी के बाद अपने पढ़ते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम है। यज्ञ के नियम। यजुर्वेद चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली मतलब ये गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य प्लस पद्य में लिखा गया है। फिर अपने बात करते हैं सामवेद की। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। फिर बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में जादू टोना,
आगे बढ़ते हैं प्राचीन साहित्य। कुछ ग्रंथ है वो देखेंगे, जैसे कथा वस्तु, जातक कथा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आगम, अष्टाध्यायी, रासरंगिणी, अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कथा वस्तु जातक कथा। ये बौद्ध ग्रंथ है, यानी बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आगम, ये तीनों जैन ग्रंथ है। जो जैन साहित्य है उसे आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। भगवती सूत्र से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है, महाजनपद की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी और संस्कृत की प्रथम पुस्तक है। रासरंगिणी कल्हड़ ने लिखी थी और कैसे कश्मीर की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता कात्यायन द्वारा रचित है और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसी से भारत पे होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। यवन आक्रमण। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित है, इसी का नाम था कौटिल्य और इसी का नाम था विष्णुगुप्त। तीनों नाम ध्यान में रखना। और इसमें मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी के बाद अपने आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म। आगे अपने बढ़ते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। इनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, इसी को हिंदी में कहते हैं एशिया का ज्योतिर्पुंज, एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। इनकी माता का नाम महामाया, पिता सुधोधन, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल थे। इनके जन्म के कुछ समय के बाद में इनकी माता की मृत्यु हुई थी, तो इसका पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इसका पालन पोषण किया था। इनके जन्म के टाइम पे इनकी भविष्यवाणी की थी कौंडिन्य पंडित ने। कौंडिन्य पंडित जी ने इनकी भविष्यवाणी की थी कि अगर ये घर में रहते हैं तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे और अगर ये बाहर कहीं जाते हैं तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। देखते हैं इसके जीवन को बदलने वाले इनके 4 दृश्य थे। ये सबसे पहले 29 वर्ष की आयु में घर से बाहर निकले थे फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिससे इनका जीवन बदल गया। तो पहला दृश्य बुढ़ा, दूसरा था बीमार, तीसरा था शव और चौथा था सन्यासी। 4 दृश्य देखे थे जीवन को बदलने वाले, बुढ़ा, बीमार, शव, सन्यासी। तो इनको क्या पसंद आया? यहाँ से इनको सन्यासी पसंद आया और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर लिया था। गृह त्याग किया था इन्होंने अनोमा नदी के किनारे, अनोमा नदी के किनारे इन्होंने गृह त्याग किया, जहाँ इनके प्रथम गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे और दूसरे जो इनके गुरु थे उनका नाम था रुद्रक। रुद्रक को रुद्र कुमार गुप्त भी कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति और ग्रह त्याग सब कुछ इनका जो होता है वैशाख पूर्णिमा को होता है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रह त्याग को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। इन्होंने ग्रह त्याग किया था घोड़े पे चढ़ के, यानी कि घोड़ा इनके ग्रह त्याग का प्रतीक माना जाता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद में इन्होंने तपस्या की है। 48 दिन की
तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसकी ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं। जो हाथी जो इनका प्रतीक माना जाता है वो इनके गर्भावस्था में आने का, जब ये अपने माँ के गर्भ में थे तो उसका प्रतीक माना गया था हाथी को। सिंह इनके समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सांड इनके यौवन यानी जवान का, लड़के जब जवान होते कहते हैं ना सांड जैसे हो गए, तो यौवन उनके जवानी का प्रतीक माना जाता है। और घोड़ा उनके गृह त्याग का, क्योंकि उन्होंने घोड़े पे लटके गृह त्याग किया था। आगे हम इसको पढ़ते हैं तो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी 48 दिन के बाद, और ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी बौद्ध ज्ञान में। प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था शुभेच्छु को। जो इनके प्रथम शुद्ध अनुयायी माने थे तपसु और कलिक इनके, तपसु कलिक इनके शुद्ध अनुयायी थे। और प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली थी तो इनकी खुद की मासी यानी कि प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी। प्रजापति गौतमी। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी 483 में। बौद्ध धर्म के शिक्षा और सिद्धांत को पढ़ लेते हैं आगे अपने, क्योंकि जन्म अपने देख लिया है, इनकी फैमिली ट्री देख ली है, गृह त्याग देख लिया। गृह त्याग के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली। ज्ञान प्राप्त होगा तो उसको बांटना स्टार्ट करेंगे, तो अपने ज्ञान बांट भी दिया। तो कुछ इसके स्टार्टिंग है 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो गौतम बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बताया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक है सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। और बौद्ध धर्म से संबंधित एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। इसी को कहते हैं कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत का मतलब कोई भी काम अगर होता है तो उसके पीछे कोई रीजन छुपा होता है, इसे कहते हैं कार्य कारण सिद्धांत। यानी प्रत्येक कार्य के पीछे कोई कारण छुपा होता है। इसी को अपने आगे पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी। प्रथम जो पहली थी 483, दूसरी 383, 251 और प्रथम सदी। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। तो याद रखना ए के शास्त्रु, के से कालाशोभ, ए से अशोक और के से कनिष्क। इनके 4 अध्यक्ष हैं। पहले के महाकश्यप, दूसरे के साबकवीर, नंबर 3 पे आता है मोगलीपुत्र, 30 और नंबर 4 पे आता है वसुमित्र, इसको अशोक घोष भी कहते हैं। तो इसी के बाद में अपने बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। जो पहला था हीनयान, दूसरा है महायान। हीनयान जो पुराने विचारों को ध्यान में रखता है यानी कि वो परंपरावादी थे। महायान जो जिनके महान विचार होते हैं यानी वो परिवर्तनवादी थे। तो बौद्ध धर्म अपना यहाँ तक कंप्लीट होता है। जैन धर्म को तो आगे अपने बढ़ते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म के अंदर टोटल जो तीर्थंकर है यानी तीर्थंकर को अपने गुरु भी कहते हैं। टोटल तीर्थंकर थे इसके अंदर 24। अपने पढ़ते हैं पहले 23वें और 24वें। पहले थे ऋषभदेव जिसको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका प्रतीक था सांड। 23वें पार्श्वनाथ,
इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24 में थे वर्तमान महावीर स्वामी, वर्तमान महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह है। तो अपने बात करते हैं वर्तमान महावीर स्वामी की। जो महावीर स्वामी है इनके बचपन का नाम था वर्धमान, वर्धमान। इनका जो जन्म है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। आगे अपने बात करते हैं इसकी फैमिली डिटेल देखते हैं। सबसे पहले तो इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम आता है। इनकी पत्नी थी यशोदा, गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा, और अनुजा का एक नाम है प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी। इन्हीं का जमाई था जिसका नाम था, जमाई था जमाली, जमाई कौन था? जमाली। और वर्तमान महावीर स्वामी के जो बड़े भाई हैं उनका नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और क्या किया? गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। जो गृह त्याग किया था त्रिचुपालिका नदी जंबिका ग्राम में, जंबिका ग्राम में इन्होंने गृह त्याग किया अपने बड़े भाई की परमिशन से। तो जो इनके जो प्रथम शिष्य थे वो इनके प्रथम शिष्य थे इनके जो जमाई थे जमाली, वो इनके प्रथम शिष्य थे। और प्रथम महिला की अगर बात करते हैं जैन धर्म में शामिल होने वाली, तो थी चंपावती। चंपावती प्रथम महिला थी जैन धर्म में शामिल होने वाली। जो महावीर स्वामी और उनके 11 शिष्य हैं उनको कहते हैं 11 गंधर्व। महावीर स्वामी के अनुयायी जो होते हैं उनको निग्रंथ कहते हैं, और जैन साहित्य आगम। आगे अपने बात करते हैं 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग की थी और इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की है। 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इनकी ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं केवल्य, और केवल्य प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं अहर्त। अहर्त। अब ज्ञान प्राप्ति होगी तो ज्ञान बांटेंगे, यानी शिक्षा और सिद्धांत दिए इन्होंने कुछ। तो अपने बात करते हैं इनके शिक्षा की। त्रिरत्न दी है और पंच महाव्रत दी है। तो अपने त्रिरत्न की बात करते हैं। त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक आचरण को चरित्र भी बोलते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद अपने बात करते हैं पंच महाव्रत, जैन धर्म से संबंधित पंच महाव्रत। तो प्रथम है सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, और अंतिम था 5वें नंबर पे ब्रह्मचर्य। जो स्टार्टिंग वाले 4 है ये दिए 23वें गुरु यानी कि पार्श्वनाथ ने, और इसमें 24वां जो है ब्रह्मचर्य, ये इसमें महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी, अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य 5 नंबर जो कि महावीर स्वामी ने ऐड किया था इसके अंदर। तो इसी के बाद अपने बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित 2 जैन संगीतियां हुई थी। जो पहली जैन संगीति है वो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के टाइम पे हुई है, और दूसरी जैन संगीति वल्लभी में देवधर्मी के टाइम पे हुई थी। जो दूसरी जैन संगीति है इसके बाद जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर है ये सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर है ये दिशा को वस्त्र मानते थे, यानी कि वस्त्र नहीं पहनते थे। श्वेतांबर से सफेद कपड़े पहनते थे, और से स्थूल बाहु ने इसका नेतृत्व किया था। स्थूल बाहु
और दिगंबर है, इसका नेतृत्व किया था भद्रबाहु। ये वस्त्र नहीं पहनते थे तो भद्दे लगते थे, भद्दे लगते यानी भद्रबाहु, याद रखना। तो अपने इसको वापस रिपीट कर लेते हैं। अपने पढ़ रहे थे जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है। पहले ऋषभदेव की आदिनाथ, इसके जो प्रतीक माना था वो सांड है। 23वां पार्श्वनाथ है, इनका प्रतीक है सर्प। और 24वें महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह को माना जाता है। फिर अपने महावीर स्वामी के बचपन का नाम लेते हैं वर्धमान था। इनके जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा, पुत्री अनोजा या प्रियदर्शनी, इनका जवाई जमाली जो कि इनका प्रथम शिष्य भी था। इनका बड़ा भाई नंदीवर्धन, जिसकी परमिशन से इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था। फिर 12 वर्ष तक तपस्या की है, ज्ञान प्राप्ति हुई है। और जो ग्रह त्याग किया था वो त्रिशुपालिका नदी और जम्मू का ग्राम में था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य प्राप्त व्यक्ति को अहर्त कहा जाता है। और इनके जो 11 शिष्य है वो 11 गंधर्व कहलाए थे। जो इनके अनुयायी है वो निग्रंथ कहलाए थे। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म से संबंधित शिक्षा सिद्धांत देखें तो त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और इसी के बाद अपने बात करते हैं तो पंच महाव्रत थे, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने दिया। स्टार्टिंग के 4 थे वो 23वें गुरु यानी पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। आगे बात करते हैं इससे संबंधित एक सिद्धांत था स्यादवाद को ही अनेकांतवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवाद, इसका मतलब होता है कि एक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं और सभी व्यक्ति इन सभी पहलुओं को नहीं जान सकते हैं। और जैन धर्म में 2 जैन संगीतियां हैं। दूसरी जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। और एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे, नेतृत्व किया था स्थूलबाहु ने। दिगंबर है वो वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी दिशा को वस्त्र मानते थे, भद्दे लगते थे, नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। कंप्लीट है। आगे अपने पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को। तो अपने पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो C14 के अकॉर्डिंग, C14 को कहते हैं रेडियो कार्बन पत्ती। रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग इसका जो टाइम पीरियड है वो 2350 से 1785 माना जाता है। इसी का टाइम पीरियड 2300 से 1700 भी दिया गया है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया, अपने याद रखेंगे 2350 से 1750। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता मातृस्थात्मक सभ्यता है और यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता मातृस्थात्मक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी। ऐतिहासिक सभ्यता है सिंधु सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता और ये मातृस्थात्मक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है, अपने इसको मैप में थोड़ा ध्यान रखेंगे। उत्तरी स्थल है वो है मांडा जो कि कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी स्थल दक्षिणी देश है देमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। और पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। मांडा जो कि कश्मीर में स्थित है। मांडा कश्मीर में और चेनाब नदी के किनारे है। दक्षिणी स्थल देमाबाद महाराष्ट्र में जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी में जो कि भिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिमी स्थल है सुतकांगेड और बलूचिस्तान जो कि दासक नदी के किनारे है। तो इसी को आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले थे और जो इसका नवीनतम जो स्थल है वो मिला बालाथल उदयपुर यानी कि राजस्थान से। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि और नंबर 2 पे आएगा इसमें पशुपालन। नंबर 1 पे कृषि को ध्यान में रखना है। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी के लिए शहद का यूज करते थे। सिंधु सभ्यता में कुछ 6 या 8 बड़े नगर मिले हैं। तो फ्रेंड को कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मतलब जगह जगह मृतक को दफनाया जाता था, यानी यहाँ से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ से कुछ बड़ी इमारतें मिली है। यहाँ से विशाल सभा भवन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिले हैं।
जो कि यहाँ की मुख्य या बड़ी इमारतें मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से मूर्तियां मिली है कांस्य की, कांस्य युग सभ्यता थी तो कांस्य की मूर्ति मिलेगी। तो यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसको नटराज शिव भी कहा गया है, और एक पशुपतिनाथ यानी योगी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और जो कि पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखादास बनर्जी ने की थी, और यहाँ से मकीनटो के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसी के बाद नंबर 2 पे अपने पढ़ते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा का अर्थ है काली प्लस बंगा यानी काले रंग की चूड़ियां। बंगा पंजाबी में होती है चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, और इसका जो उत्खनन है वो बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। कालीबंगा गंगा नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से खोपड़ी में एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद मिलते हैं। इन 6 छेद को शल्य चिकित्सा भी माना जा सकता है और जादू टोना भी माना जा सकता है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से अपने को युगम समाधियां भी मिली है और तंदूरी चूल्हे भी मिले हैं। तो इसको अपने याद रखते हैं छोटी स्टिक के साथ कि अमली ने, अमलानंद से याद रखेंगे, अमली ने काढ़ा खाया और बीबी ने लाल होके थप्पड़ मारा। वो घर से चला गया तो रास्ते में भूकंप आया। भूकंप से उसकी खोपड़ी में 6 छेद हो जाते हैं। छेद हुए तो उसने शल्य चिकित्सा करवाया और वो सही नहीं हुआ। शल्य चिकित्सा सही नहीं हुई तो उसने जादू टोना करवाया और वो सही हो जाता है। उसके बाद वो खेत जोतता है और एक साथ 2 फसल बोता है। ज्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब होती है, उसकी वहीं पे युगम समाधियां बन जाती है। ऐसे इसको याद रखेंगे। इसी के बाद अपने आगे बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को। अपने पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को। जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की भी 1921 दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन वो सिंधु नदी के किनारे थी। और हड़प्पा सभ्यता ये रावी नदी के किनारे, इसकी खोज भी दयाराम साहनी ने 1921 में की है। हड़प्पा जो सभ्यता है यहाँ से अपने को कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य देन है वो माना जाता है स्वास्तिक चिन्ह को। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन माना जाता है स्वास्तिक चिन्ह को, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। हड़प्पा जो सभ्यता है यहाँ पे एक नगर पुरुष का धड़ मिला है, और यहाँ जो अंतिम संस्कार है वो दक्षिण दिशा में होता था। हड़प्पा सभ्यता से अपने को कांस्य मिलाने का पात्र मिलता है, और यहाँ से जो सिक्का मिला उस पे एक श्रृंगी पशु का अंकन है, यानी एक श्रृंगी पशु का अंकन अपने को कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इसको भी ध्यान में रखना। और यहाँ से कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। आगे अपने पढ़ते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से याद रखेंगे चुन्नी। चुन्नी पे अपने क्या लगाते हैं, मणके लगाते हैं। मणके लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए, कारीगर चाहिए, और कारीगर कहाँ होते हैं, कारखाने में। तो याद रखें चनहुदड़ो है, वहां से अपने को मणके बनाने का कारखाना मिला है, और वहां पे से कुशल कारीगर के साक्ष्य मिले हैं। और कारीगर के पास क्या होते हैं, उनके हथियार होते हैं, यानी वहां से मणके बनाने के कारखाने से अपने को कुछ सूक्ष्म हथियार भी मिले हैं। यहाँ से अपने को कोई दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चनहुदड़ो से कोई दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और चनहुदड़ो सभ्यता ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। आगे अपने देखते हैं लोथल सभ्यता को। तो लोथल को याद रखेंगे लो राव भोग लगाओ। लो से लोथल सभ्यता जो कि गुजरात में है। राव से यानी ऐसा राव ने इसकी खोज की थी, और भोग लगाओ यानी कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से अपने को हाथी दांत के और मणके बनाने के कारखाने मिलते हैं। तो सबसे बड़ा कारखाना अपना कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। लोथल से अपने को एक दिशा मापक यंत्र भी मिला है। लोथल से फारस की मोहरें भी मिलती है, और लोथल से अपने को चावल के प्रथम साक्ष्य भी मिलते हैं। आगे अपने बात करते हैं धोलावीरा। तो धोले रंग के क्या होते हैं, स्टेडियम, तो याद रखेंगे। तो धोलावीरा से अपने को विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले। और जो धोलावीरा सभ्यता है ये जो दुर्ग है यहाँ पे 3 भागों में बटे हुए थे। आगे अपने ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आलमगीरपुर को। आलमगीरपुर है, यहाँ से मृद भांडों पर गिलहरी और
मोर के चित्र मिलते हैं। आलमगीरपुर से जो मृत पांड मिले उस पे गिलहरी और मोर के चित्र मिलते हैं। फिर अपने पढ़ते हैं सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा डैश याद रखेंगे घोड़े, यानी कि सुरकोटड़ा से अपने को मिलती है घोड़े की अस्थियां। सिंधु सभ्यता में जो तोला है वो माप की इकाई थी, वो 16:1 में थी, उसको भी ध्यान रखना। आगे अपने पढ़ते हैं बनवाड़ी हरियाणा में स्थित है। बनवाड़ी हरियाणा में स्थित है। है से हरियाणा और है से हल्की आकृति के यहाँ से अपने को खिलौने मिले हैं। जो बनवाड़ी सभ्यता है यहाँ से अपने को घोष बैसिन के भी साक्ष्य मिलते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? समृद्धों का शहर। समृद्धों का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग समृद्ध थे, अमीर थे, तब उनके घर में उसी टाइम पे घोष बैसिन भी बना हुआ था। तो बनवाड़ी सभ्यता क्या कहते हैं? समृद्धों का शहर, क्योंकि यहाँ से घोष बैसिन के साक्ष्य मिलते हैं और हल्की आकृति के खिलौने मिलते हैं। इसी के बाद अपने बात करते हैं तो राखी गढ़ी। तो ऐसे याद रखें कि राखी का त्योहार सबसे बड़ा होता है, तो यानी कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? राखी गढ़ी है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। फिर है कोट दीजी। तो याद रखें कोट में क्या डाले गए थे? बाण डाले गए थे। तो कोट दीजी से मिलते हैं पत्थर के बाणाग्रह मिले अपने को। फिर है रंगपुर। तो आजादी के बाद क्या उड़ाया जाता है? रंग उड़ाया जाता है। आजादी के बाद खोजा गया स्थल है रंगपुर। अपने पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता, इसकी खोज 1921 दयाराम साहनी ने की थी। C14 या रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग का टाइम है वो 2350 से 2350 से 1750 माना जाता है। सिंधु सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता है, मातृस्थात्मक सभ्यता है और कांस्य युगीन सभ्यता थी। मिट्टी के लिए शहद का यूज तथा मुख्य व्यवसाय कृषि, 2 नंबर पे पशुपालन। जो उत्तरी स्थल था वो मांडा समीर चेनाब नदी किनारा था। दक्षिणी देमाबाद महाराष्ट्र में, यानी कि देमाबाद महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे था। पूर्वी जो है आलमगीरपुर में था, यूपी में हिंडा नदी के किनारे, पश्चिमी दासक नदी के किनारे सुतकांगड़ और बलूचिस्तान। इसी में अपने आगे बढ़ा था मोहजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। अन्नागार, स्नानागार और सभा भवन मिले यहाँ से। उसी के बाद अपने पढ़ा था कालीबंगा। यहाँ से कालीबंगा से अपने को जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, एक साथ बोए गए 2 फसलों के साक्ष्य मिले थे और युगम समाधियां मिली थी। फिर अपने पढ़ता है हड़प्पा को, यहाँ की जो मुख्य चिन्ह मानता स्वास्तिक चिन्ह को माना जाता है और अंतिम संस्कार के साक्ष्य में दक्षिण में और सिक्कों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। इसके बाद अपने पढ़ा था चनहुदड़ो, मन के प्राणी का कारखाना मिला है। लोथल से भी मन के प्लस हाथीदांत के मन के प्राणी का कारखाना मिला था। दिशा मापक यंत्र मिलते हैं। फारस की मोहरें यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद अपने पढ़ा था धोलावीरा, धोले रंग के स्टेडियम पढ़ा है। उसके बाद में अपने पढ़ा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से वृद्धबांडों पर गिलहरी की चित्रकारी पढ़ी है। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां पढ़ी है। बनवाली से अपने पढ़ा बनवाली हरियाणा में, हरियाणा हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं, वो फैशन के साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समृद्धों का शहर कहा जाता है। राखी गढ़ी, राखी सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा खोजा गया स्थल राखी गढ़ी है। फिर कोट से अपने को पत्थर के बाणाग्रह मिले हैं और रंगपुर से आजादी के बाद खोजा गया स्थल है रंगपुर। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को। पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। जो वैदिक सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता है उसके पतन के बाद में वैदिक सभ्यता है वो शुरू हुई थी। तो जो वैदिक सभ्यता है इसके जो निर्माता माने जाते हैं वो आर्य लोग माने जाते हैं, यानी आर्य आए थे और उन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की है। तो आर्य आए कहाँ से थे? तो एक व्यक्ति है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कहता है कि यूरोप से आए थे, यानी इनको क्या माना है? यूरोपियन माने हैं। बीजी तिलक किसको कहता है कि ये जो आर्य लोग थे ये उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। तो दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं इसके बारे में? सरस्वती से तिब्बत, सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं। और एक है एलडी कल, कैसे ये कहता है कि ये लोग कश्मीर से आए हैं। तो ये इनके आर्य के आगमन के मत थे, इनको ध्यान रखना। दोबारा देखते हैं। मैक्स मुलर मैसे मध्य एशिया। विलियम जोन्स कहता है यूरोप से आए थे। बीजी तिलक कहता है ये उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती ये कहता है कि ये तिब्बत से आए हैं। और एलडी कल क्या कहता है कि ये लोग कश्मीर से आए। कैसे कश्मीर। जो वैदिक सभ्यता उसकी शुरुआत है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 पार्ट में डिवाइडेशन करके पढ़ा गया। एक था उत्तर ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। 1500 से 600 को डिवाइड करते हैं तो आएगा
1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था उस टाइम पे जो यहाँ पे प्रशासनिक जो व्यवस्था चलती थी वो यहाँ पे टाइम पे थी कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। यानी कुल होता है परिवार, एक परिवार, फिर एक ग्राम, फिर उससे बनेगा विश्व, उसको जोड़ के बनता है उसका जो एक मुख्य होगा, उससे बनेगा जन और फिर राष्ट्र। ये इसकी प्रशासनिक इकाई थी। जो ऋग्वैदिक जो काल है इस टाइम पे जो यहाँ की व्यवस्था थी वो गणतंत्र व्यवस्था थी। गणतंत्र यानी कि जनता है वो यहाँ पे राजा को चुनती थी, गणतंत्र की व्यवस्था थी। जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हो गई थी, वंशानुगत हो गई थी, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उसी में आगे बात करते हैं तो ये जो सभा व समिति थी अपने प्रति ऋग्वैदिक काल में अथर्ववेद प्रति सभा और समिति। सभा और समिति जो उसका अध्यक्ष है उसको ईशान कहा जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। सभा व समिति के जो अध्यक्ष है उसको क्या कहता है, ईशान कहा जाता है। वैदिक जो सभ्यता है वहां पे प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक सभ्यता में दास प्रथा भी थी, ये भी ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे सती प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक में पर्दा प्रथा भी थी, दास प्रथा भी थी, लेकिन सती प्रथा नहीं थी। और ये जो सभ्यता ये पितृ प्रधान सभ्यता थी। पितृ प्रधान ये ऐसे याद रखेंगे। और ये ग्रामीण सभ्यता है कि यहाँ पे जो गांव होता है, गांव में घर में पिता की चलती है। शहर यानी जो नगरीय सभ्यता है वो माता स्थापमुति सिंधु, शहरों में घर में माता की चलती है, गांव में घर में पिता के लिए पितृ प्रधान के लिए ग्रामीण सभ्यता है। याद रखना, लॉजिक ही है। और ये ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ पे बाल विवाह नहीं थे, बाल विवाह निषेध थे। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं क्या था क्या नहीं था। जो वैदिक सभ्यता यहाँ पे पर्दा प्रथा प्रचलित थी, दास प्रथा भी थी और गणतंत्र व्यवस्था भी थी। क्या नहीं था, तो सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था। दोनों चीज को ध्यान में रखना। ये ग्रामीण सभ्यता है और ये पितृ प्रधान सभ्यता है। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन है। मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। नंबर 2 पे क्या आता है, कृषि आता है। तो इसको भी ध्यान रखना। जो सिंधु है इसका अपोजिट है, उसमें 1 नंबर पे कृषि आता है, उसमें 2 नंबर पे पशुपालन आता है। जबकि वैदिक है, ग्रामीण है, तो हमें पहले पशुपालन था, उसके बाद में कृषि आएगी। आगे जो कुछ विदेशी महिलाएं अपने पढ़ते विदुषी है, जो गोरशा, अबाला, लोकमुद्रा, ये यहाँ की विदुषी महिलाएं थी। इनको थोड़ा ध्यान में रखना, पूछ ली जाती है। जो वैदिक सभ्यता में जो के टाइम पे जो अविवाहित महिलाएं थी उनको अमाजु कहा जाता था। अमाजु क्या है, तो अविवाहित महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक सभ्यता के लोग 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो पहले वास, अधिवास और उष्णेश, ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास और उष्णेश। इसी में आगे ध्यान रखना, एक जो नीवी था वो अंदर पहने जाने वाला वस्त्र था, जिसको क्या कहते थे, नीवी। इनका मुख्य व्यवसाय आपको बता दिया है। जो प्रिय पशु है इनका वो घोड़े को माना जाता था। और प्रिय देवता ऋग्वैदिक के टाइम पे इंद्र था, जो कि उत्तर वैदिक के टाइम पे आता थे क्या हो गया था, तो प्रजापति होएगा। ये भी ध्यान दे लेना। ऋग्वैदिक के टाइम पे जो मुख्य देवता वो इंद्र है, उत्तर वैदिक के टाइम पे मुख्य देवता प्रजापति है। दोनों को ध्यान में रखना। आगे अपने देखते हैं तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये पढ़ा दिया, पुरानी वीडियो देख लेना। जो महापुराण है उनकी संख्या 18 है, ये भी देख लेना। महाकाव्य है जो अपने वो 2 है, रामायण और महाभारत, इनको भी ध्यान में रखना थोड़ा सा। रामायण, महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, काफी बार पूछा गया तो इसको भी ध्यान में रखना। उसी के आगे अपने बात करते हैं जो उत्तर वैदिक काल है। यहाँ उत्तर वैदिक काल से आश्रम व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। तो जो आश्रम व्यवस्था की तो पहली बार जो अपने को पता लगा था कि आश्रम व्यवस्था जैसी कोई चीज होती है, तो कहां से पता लगा था, आश्रम व्यवस्था की जो जानकारी है अपने को मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण से आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिली थी। और आश्रम व्यवस्था में आश्रम है वो 4 होते हैं, इसकी जो जानकारी है वो अपने को मिलती है जाबलोपनिषद से। दोनों बात को ध्यान रखना, आश्रम व्यवस्था ऐत्रेय ब्राह्मण से और 4 आश्रम जाबलोपनिषद से। 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50,
वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100, यानी एवरेज जो एज मानी गई थी वो 100 मानी गई थी, इसलिए यहाँ तक डिवाइडेशन किया हुआ है। वैदिक जो सभ्यता है उसके अंदर जो गेहूं है उसको गोधूम कहा जाता था, जो है उसको यव कहा जाता था, व्यापारी है उसे पड़ी कहा जाता था। निष्कोष शतमान ये मुद्रा की इनकी इकाइयां थी, यानी सिक्के थे उस टाइम में चलने वाले। और उत्तर वैदिक काल का प्रिय देवता प्रजापति को माना गया। उसी के बाद अपने आगे बात करते हैं तो 16 संस्कारों की भी जानकारी मिलती है अपने को वैदिक सभ्यता से ही। जो 16 संस्कार है उसकी जानकारी सबसे पहले कहां से मिलती है? बृहद उपनिषद से अपने को 16 संस्कारों की जानकारी मिली थी। 16 संस्कार कौन से है वो देख लेना। मैं बता देती हूँ, जो 16 संस्कार है उसमें से 3 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पहले किए जाते हैं। बच्चे के जन्म से पहले किए जाने वाले कितने संस्कार है? तो 3 है। कौन कौन सा है? एक है गर्भाधान, एक है पुंसवन और एक है सीमांतोन्नयन। तीनों को ध्यान में रखना। और इसमें जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि। अंतिम क्या होता है? अंत्येष्टि होता है। तो ये अपनी वैदिक सभ्यता कंप्लीट होती है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे आगे महाजनपद को। तो अपने आगे पढ़ते हैं महाजनपद को। जो महाजनपद है इनकी टोटल जो संख्या है वो 16 है। महाजनपद 16 है। इसकी अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है कि महाजनपद 16 है? तो इसकी जानकारी अपने को एक तो मिलती है बौद्ध ग्रंथ से और एक मिलती है अपने को इसके जैन ग्रंथ से। जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और एक जैन ग्रंथ है जिससे अपने को महाजनपद की जानकारी मिलती है, वो है भगवती सूत्र। तो इसको ऐसे ध्यान रखें कि अंगूर खाने से बुद्धि आती है, बुद्धि से बोध, अंगूर से अंगुत्तर निकाय। और दूसरा भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जिससे अपने को महाजनपद की जानकारी मिलती है। जो महाजनपद है इसका टाइम पीरियड है वो 8 से 6 सदी ईसा पूर्व माना जाता है। इसी टाइम पे धार्मिक क्रांति की शुरुआत भी मानी जाती है कि अलग अलग धर्म सामने आए थे। और जो महाजनपद है इस टाइम पे जो धातु यूज होती थी तो वो थी लोहा। लोहकालीन युग भी स्टार्ट हुआ था, इससे माना जाता है प्रयोग धातु थी यहाँ पे मेन लोहा। महाजनपद काल में जो विनिमय की प्रणाली थी वो यहाँ से वस्तु विनिमय की जगह, वस्तु विनिमय के साथ में यहाँ से क्या स्टार्ट हुई थी? मुद्रा। तो सबसे पहले मुद्रा स्टार्ट हुई, उसका क्या नाम था? आहत मुद्रा। आहत मुद्रा की शुरुआत मानी जाती है। तो महाजनपद का जो काल है यहाँ पे विनिमय प्रणाली में आहत मुद्रा की शुरुआत मानी। सबसे प्राचीन सिक्के कौन से? आहत मुद्रा। यहाँ की जो व्यवस्था थी वो राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ही थी। राजतंत्र और गणतंत्र। टोटल महाजनपद है 16। तो गणतंत्र जो व्यवस्था है वो सिर्फ 3 जगह थी। तो राजतंत्र कितनी जगह होगी? 13 जगह राजतंत्र होगी। तो अपने एक याद कर लेते हैं, गणतंत्र याद करते हैं, राजतंत्र बाकी के जो निकलेंगे वो राजतंत्र रहेंगे। तो 3 कौन कौन से थे? कुशीनगर, कपिलवस्तु, वैशाली। महाजनपद राजधानी जरूरी है, पूछ लिया था, ध्यान रखते हैं। अंग, चंपा, मगध, राजगृह, कौशल, श्रावस्ती, गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, अश्वक, कोटन, काशी, वाराणसी। एक बार वापस से देख लेते हैं, साथ साथ बोल लेना। अंग, चंपा, मगध, राजगृह, कौशल, श्रावस्ती, गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, कोटन, काशी, वाराणसी। तो ये अपना महाजनपद कंप्लीट होता है। इसी में जो सबसे बड़ा जो महाजनपद है वो मगध था। तो आगे अपने पढ़ेंगे मगध साम्राज्य को। आगे अपने पढ़ते हैं मगध साम्राज्य को। जो मगध साम्राज्य इसकी अपने को जानकारी है वो सबसे पहले मिलती है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से अपने को मगध साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जो मगध साम्राज्य इसके अंदर अपने 3 प्रमुख वंश को पढ़ेंगे, तीनों ध्यान रखना। तो पहला था हर्यक वंश, सीक्वेंस भी याद रखना। दूसरा है नागवंश और नंबर 3 पे आता है नंदवंश। जो मगध साम्राज्य है इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो राजगृह थी, जो बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी। ये दोनों बातें भी ध्यान में रखना। अपने बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक जो वंश है इसका संस्थापक था
बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इसका बेटा था अजातशत्रु। इसके बाद में आता है इसका बेटा उदयन। इसमें अपने 3 शासक पढ़ेंगे हर्यक वंश में। हर्यक का वंश होता तो ध्यान रखना, हर्यक वंश के संस्थापक वंश से बिंबिसार। जो बिंबिसार है ये बौद्ध धर्म का न्यायी था। इसका बेटा था अजातशत्रु, ये भी बौद्ध धर्म का न्यायी था। इसी के टाइम पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी किसके टाइम पे? ये अजातशत्रु के टाइम पे। बौद्ध धर्म में अपने थोड़ी देर पहले पढ़ के ये ध्यान रखना इसको। अजातशत्रु है, इसने अपने पिता को मार दिया था, पिता की हत्या की, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पितृहंता। इसने बिंबिसार को मार दिया था राजा बनने के, तो इसको क्या कहते हैं? पितृहंता। इसी के बाद आगे बात करते हैं उदयन। ये इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो दूसरा वंश स्टार्ट होता है यहाँ से नाग वंश। इसमें अपने 2 शासक पढ़ेंगे, सिर्फ नाम है। शिशुनाग जो संस्थापक है, शिशुनाग जो संस्थापक है, और दूसरा है कालाशोक। इसमें ध्यान रखने वाली इतनी बात है कि जो कालाशोक है इसके टाइम पे दूसरी गौ संगीति हुई थी। इसने दूसरी गौ संगीति का आयोजन करवाया था। दूसरी गौ संगीति कहाँ हुई थी? देख लेना, कहाँ हुई थी कमेंट में बता देना। नंबर 3 पे देखते हैं अपने नंद वंश को। इसमें भी 2 ही शासक हैं, महापद्मानंद, और नंबर 2 पे आता है गणानंद। जो महापद्मानंद है इसको उग्रसेन की उपाधि मिली थी, और गणानंद है इसको अग्रसेन की उपाधि मिली। ये सिकंदर के समकालीन था। और इस गणानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे मौर्य वंश की शुरुआत की थी। तो यहाँ से ये क्या आता है? नंद वंश खत्म होता है गणानंद से। तो यहाँ से नया वंश कौन स्टार्ट होएगा? मौर्य वंश। आगे अपने पढ़ेंगे मौर्य वंश को। अपने पढ़ रहे थे मौर्य काल। जो मौर्य काल है ये व्यापक साम्राज्य था। मौर्य काल व्यापक साम्राज्य था, और मौर्य काल से जो क्या है प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत है वो मौर्य काल से मानी जाती है। इस बात को ध्यान में रखना। जो मौर्य काल है इसमें अपने पढ़ेंगे कुछ प्रमुख शासक है इसके। इसका जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसको पढ़ना है CBA, और फिर आएगा अंतिम शासक CBA और अंतिम शासक। C से चंद्रगुप्त मौर्य, B से आएगा बिंदुसार, A से बनेगा अशोक, और अंतिम जो शासक था वो था भरदत्त। इसको भी ध्यान में रखना। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो भरदत्त को माना जाता है। अपने बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य वो राजा बना कैसे था? तो अपने पढ़े थे मगध साम्राज्य के अंदर गणानंद पड़ा था। जो गणानंद है उसने चाणक्य की बेइज्जती की थी, और जो चाणक्य है वो गुस्से में वहां से जा रहा था, तो उसको रास्ते में एक बच्चा मिला। एक ऐसी स्टोरी है। तो वो जो बच्चा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, कहा कि चल तेरे को यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, और उसको तैयारी करवा के वापस लेके आया और मगध पे आक्रमण किया। तो मगध साम्राज्य खत्म करके वहां से मौर्य काल की नींव डाली थी। तो यहीं से इसका संस्थापक कौन रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका चंद्रगुप्त जो मौर्य का गुरु था वो था चाणक्य। इसने चाणक्य को किस खेल से प्रभावित किया था? तो एक वहां पे खेल खेलते थे राजकिलम खेल। ये दोनों बातें ध्यान में रखना। चंद्रगुप्त जो मौर्य इसका टाइम पीरियड है 322 से 298। इसका है 298 से 273। अशोक है 273 से 232, और ये अंतिम शासक तो है ही है। अपने पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त जो मौर्य इसने भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। भद्रभाव से जैन शिक्षा ली है इसने। चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसको यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को जो स्ट्रैबो है इसने स्ट्रैबो से इसने क्या किया? सेंड्रोकोटस नाम दिया।
सेंड्रोकोटस। और एक था एरियन, इसको एपियन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एरियन ने ऐसे एरियन ऐसे इसने नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, एंड्रोकोटस नाम दिया। इस बात को ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य इसने नर्मदा नदी के दक्षिण तक विजय अभियान चलाया था, नर्मदा के दक्षिण तक विजय अभियान चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य इसी के टाइम पे यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर है, वो मौर्य साम्राज्य के पास से जा रहा था, तो उसने देखा कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो मेरे पास होना चाहिए, तो इसने एक ऐसी प्लानिंग की और इसने 305 में भारत पे आक्रमण भी किया था। तो इसने प्लानिंग की, जब ये प्लानिंग कर रहा था तो इसकी बेटी वहां इसके पास खड़ी थी, कहती पापा मैं भी साथ चलूंगी। तो वो इसके साथ में इसने आक्रमण किया जब चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसकी बेटी इसके साथ में, जिसका नाम था हेलेना। इसी का एक नाम और मिलता है हेलेना का कार्नेलिया, दोनों नाम ध्यान में रखना। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण किया, तो इसी के साथ में इसका एक राजदूत आया था मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है इसने बुक लिखी थी इंडिका। इस जो युद्ध में वो क्या, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य वो युद्ध में जीत जाता है। अगर ये युद्ध जीत गया तो इसको इसकी बेटी पसंद आ गई, कौन, हेलेना, तो इसने क्या कर ली, इससे शादी कर ली, जो कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। जब ये 12 वर्ष का अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ये अपने गुरु यानी भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। श्रवण बेलगोला कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में चले गए और वहां पे संलेखनापत्ति से प्राण त्याग दिए। संलेखनापत्ति से क्या किया उन्होंने, प्राण त्याग दिए। संलेखनापत्ति क्या होती है, संलेखनापत्ति होती है इसमें खाना और पीना दोनों छोड़ दिए जाते हैं, तो धीरे धीरे बंदा पूरा हो जाता है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे बिंदुसार को। बिंदुसार में कोई ज्यादा बातें है नहीं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं अपने को। बिंदुसार है, इसको अमित्रोकैडिस या इसी को कहते हैं अमित्रघात, इसकी उपाधि मिलती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। एक बात और है, इसी के टाइम पे इसने, इसका जो प्रधानमंत्री था, इसने चाणक्य को हटाकर खलाट्टा को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। बस दो ही बातें ध्यान रखनी बिंदुसार के टाइम पे। और इसका तीसरा, इसका टाइम पीरियड 298 से 273। नंबर 3 अपने बात करते हैं अशोक की। जो अशोक है, मास्की व गुर्जराभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है, मास्की और गुर्जराभिलेख में। अभिलेखों में इसको देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। देवनाम प्रिय मतलब देवताओं में प्रिय है माना जाता है किसको, अशोक को। इसका टाइम था 273 से 232। अशोक है, ये पहले शैव धर्म या वैष्णव धर्म का न्यायी माना जाता है, शैव और वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसको भी ध्यान में रखना। अशोक के कुछ अभिलेख और शिलालेख मिलते हैं, तो इसी का एक अभिलेख है धौली अभिलेख। अशोक ने धौली अभिलेख में पितृ सिद्धांत दिया है। पितृ सिद्धांत क्या होता है, तो पितृ सिद्धांत में अशोक ने कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है और इनके जो सुख दुख है वो मेरे सुख दुख है। उसके बाद आगे बात करते हैं अशोक है, इसके अभिलेख है 5वां, 7वां, 8वां और 13वां। महापात्र की जानकारी मिलती है धम्म महापात्र, धम्म महापात्र की नियुक्ति 7वां सबसे लंबा, 7वां सबसे लंबा। 8वां इसमें धम्म यात्रा की जानकारी मिलती है। और जो 13वां अभिलेख था, इससे शिलालेख था, इससे अपने को इसके कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है।
कलिंग युद्ध। ये महानदी व गोदावरी के बीच में हुआ था। महानदी व गोदावरी के किनारे पे कलिंग युद्ध हुआ था। इसकी जानकारी 13वें अभिलेख से अपने को मिलती है। कलिंग युद्ध के बाद में इसने दमनीति को अपना लिया था। बौद्ध धर्म की दमनीति को अपनाया था इसने, अशोक ने। और कलिंग युद्ध के बाद में इसने शैव धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इस युद्ध के बाद में इसने तोसली को राजधानी बनाया है। तोसली को राजधानी बना दिया। अपने पुत्र व पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। किस लिए भेजा श्रीलंका? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। अशोक ने सारनाथ का स्तंभ बनवाया था। सारनाथ स्तंभ, ये जो सारनाथ का स्तंभ जो है ये हल्के गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। बलुआ पत्थर से बना है। इसमें 24 तीलियां हैं, एक महाचक्र है, इसी के अंदर 24 तीलियां हैं जो कि समय को प्रदर्शन करती है, समय को प्रदर्शित करती है। इसी के अंदर 4 शेर और 4 पशु है। 4 पशु है, हाथी, बैल, सिंह और अश्व। इनको भी ध्यान में रखना भी। आगे थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं, इनकी खोज की थी पिनथेलर ने। और इनको सबसे पहले पढ़ा किसने था? पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। दोनों बातें ध्यान में रखना। अशोक के अभिलेखों को खोज की थी पिनथेलर ने और सबसे पहले पढ़ा किसने इसको? तो जेम्स प्रिसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। तो ये अपना आता है मौर्य साम्राज्य पूरा। इसी के बाद अपने आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर भारत। इसी के बाद अपने आगे पढ़ते हैं मौर्योत्तर भारत को। मौर्योत्तर भारत, राइटिंग भाई समझ लेना, मेरी सुंदर राइटिंग। अपने पढ़ रहे मौर्योत्तर भारत को। मौर्योत्तर भारत से अंदर अपने 5 वंश पढ़ेंगे। कितने वंश पढ़ेंगे? 5 वंश पढ़ेंगे। शुंग, कण्व, सातवाहक, शक और लास्ट में आता है कुषाण। इसमें अपने को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। संस्थापक है कुछ बस वही देख लेना, 2 शासक के देखेंगे इसमें अपने। जो शुंग वंश है इसका संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। अपने मौर्य काल पढ़े थे। मौर्य का अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था प्रदत्ता। अंतिम कौन था? प्रदत्ता। ये जो प्रदत्ता है इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? प्रदत्त की हत्या की। तो यहाँ से मौर्य के बाद का कालीन मौर्योत्तर भारत शुरू होता है। तो कौन शुरुआत करेगा? शुंग वंश यानी पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखना। इसके बाद में जो अंतिम है वो आता है इसका देवभूति। फिर है कण्व, तो इसको रखना वासु शर्मा। कण्व में कौन था? वासु शर्मा, यानी संस्थापक वासुदेव, फिर बाद में आ जाएगा सु शर्मा। ओके। फिर सातवाहक। सातवाहक से याद रखना संस्थापक था सिमुक और इसका प्रमुख शासक था सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका प्रमुख शासक है। फिर शक। शक में था रुद्रदामन, रुद्रदामन और रुद्र सिंह। इसका संस्थापक मैंने वो याद रखना। कुषाण का संस्थापक था कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस। और इसमें जो प्रमुख शासक है वो था कनिष्क। कनिष्क में ध्यान रखना इसका टाइम का जो वेद था वो था चरक। इसने लिखी थी चरक संहिता। कनिष्क के टाइम पे चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
चौथी बहु संगीति हुई है। कनिष्क के टाइम पे ही सोने के सिक्के चलाए गए थे, सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो इन बातों को ध्यान रखना। अपना मौर्योत्तर भारत कंप्लीट होता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। गुप्त काल का संस्थापक था श्री गुप्त। 2 नंबर पे आता है घटोत्कच, पहले शासक देख लेते हैं अपने। फिर आएगा चंद्रगुप्त, फिर आएगा समुद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, फिर आता है कुमारगुप्त, इसके बाद में आता है स्कंदगुप्त और अंतिम शासक आता है विष्णुगुप्त। अंतिम आएगा विष्णुगुप्त। अपने बात करते हैं श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त क्या है? इसका संस्थापक माना जाता है। घटोत्कच के बारे में कोई खास बात है तो अपने कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर अपने बात चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की और इसी के नाम के सिक्के चलाई। एक अच्छा काम किया। 320 में गुप्त संवत की शुरुआत की है। गुप्त संवत शुरू की है। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद अपने 2 नंबर पे पढ़ते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त है, इसके टाइम पे कवि था हरिसेन। इसने पुस्तकें लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के टाइम पे वीणावादक सिक्के मिले हैं बड़े को, वीणावादक सिक्के, जिससे कि पता चलता है कि समुद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त के टाइम पे तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। आगे अपने पढ़ते हैं चंद्रगुप्त सेकंड को। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को अनुश्रुतियों में सकारी और किसी को अभिलेखों में परम भागवत की उपाधि मिली है। परम भागवत। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे चीनी यात्री फायान भारत में आया था और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। उसके बाद अपने बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त के बारे में एक ही मुख्य बात है, इसको ध्यान में रखना। क्या जरूरी बात है इसकी? इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर स्कंदगुप्त, इसके बारे में कोई खास बात है नहीं है। अंतिम है विष्णुगुप्त। इसी में आगे ध्यान रखें तो गुप्त काल का जो प्रारंभिक मंदिर है, प्रारंभिक मंदिर तो माना जाता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो कि कहां पे है? मध्य प्रदेश में। गुप्त काल के टाइम में जो प्रशासनिक जो अधिकारी था उसको कहते थे कुमारामात्य। और गुप्त काल के टाइम में जो पुलिस अधिकारी था उसको कहा था दंडपाशिक। दंडपाशिक। अपने पढ़ रहे थे राजपूत काल को आगे। राजपूत काल, जो राजपूत काल है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो माना जाता है मारवाड़ को। मारवाड़ इसका प्रमुख केंद्र मानता है। मारवाड़ को कहते हैं गुजरातरा प्रदेश। गुजरातरा। इसका जो संस्थापक है वो था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र इसका संस्थापक था। इसके 2 बेटे थे तो जहां से इसकी 2 शाखाएं डिवाइड हुई है। एक था रज्जिल और एक था नागभट्ट। नागभट्ट फर्स्ट भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। इसने रज्जिल को दी मंडोर शाखा और नागभट्ट को दी भीलवाड़ा शाखा। अपने पढ़ेंगे सिर्फ भीलवाड़ा शाखा यानी नागभट्ट से। जो अपने पढ़ रहे हैं भीलवाड़ा शाखा, भीलवाड़ा का संस्थापक था नागभट्ट फर्स्ट। इसके बाद में 2 नंबर पे आएगा वो आएगा वत्सराज। नंबर 3 पे आएगा नागभट्ट सेकंड। फिर आएगा मिहिर भोज।
फिर आता है महेंद्रपाल और फिर आता है महीपाल। इसके बाद में जो अंतिम जो शासक है वो आता है, अंतिम शासक था यशपाल। लेकिन एक बात को और ध्यान रखना, जो 1036 ईस्वी अभिलेख जो है, 1036 ईस्वी अभिलेख के अनुसार जो अंतिम शासक है वो राज्यपाल को माना जाता है। दोनों बातों को ध्यान में रखना। अंतिम शासक यशपाल और 1036 ईस्वी अभिलेख के अनुसार अंतिम शासक यशपाल है। आगे अपने स्टार्ट करते हैं नागभट्ट फर्स्ट से। अपने पढ़ते हैं नागभट्ट फर्स्ट को। जो नागभट्ट फर्स्ट है इसको ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में से क्या कहा गया है? म्लेच्छों का नाशक, म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। जो नागभट्ट फर्स्ट है इसने राजधानी बनाई थी मेड़ता। शॉर्ट में पढ़ते चलेंगे, ध्यान रखना, रिवीजन क्लास है। इसके बाद अपने 2 नंबर पढ़ते हैं वत्सराज को। यही से उठा लेते हैं वत्सराज को। वत्सराज है ये प्रतापी शासक माना जाता है। वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि मिली थी, रणहस्तिन। और इसी के टाइम पे त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये 100 सालों तक चला था। उसके बाद होता है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट जो सेकंड है इसने अरब आक्रमणों को रोका था, अरब आक्रमण को रोका था इसने। नागभट्ट सेकंड है, इसी ने कनौज पे आक्रमण करके, इसने कनौज पर आक्रमण किया और चक्रा युद्ध को पराजित किया। चक्रा युद्ध को पराजित किया कनौज पे आक्रमण करके, अरब आक्रमणों को रोका इसी ने। और नागभट्ट सेकंड ने क्या किया बाद में? गंगा में समाधि ले ली। गंगा में क्या किया इसने? जल समाधि ले ली। नागभट्ट को अपने पढ़ लिया, अपने पढ़ रहे हैं मिहिर भोज को। ये जो मिहिर भोज है, यहाँ लिख लेते हैं मिहिर भोज को। मिहिर भोज है, इसके टाइम पे अरबी यात्री आया था सुलेमान। मिहिर भोज के टाइम पे अरबी यात्री कौन आया है? तो सुलेमान आया है। जो सुलेमान है इसने राजा को नाम दिया था बोरा, या इसी को क्या कहते हैं? बरुआ। बोरा या बरुआ का किसने? सुलेमान ने। किसको? राजा को। और इसी ने भीनमाल को भी एक नाम दिया। तो क्या नाम दिया? भीनमाल को इसने कहा पिलो बोलो, पिलो बोलो। दोनों बातें ध्यान में रखना। जो मिहिर भोज है इसी के टाइम पे इसका राजकवि था, तो वो कौन था? राजशेखर। इसके टाइम पे जो कवि था वो था राजशेखर। राजशेखर ने मिहिर भोज को उपाधि दी थी आदि वराह की। किसकी उपाधि दी थी? आदि वराह। आदि वराह की उपाधि दी है राजशेखर ने मिहिर भोज को। इसके बाद अपने पढ़ते हैं महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल के टाइम पे कवि भी कौन था? राजशेखर था। ये जो राजशेखर है इसने महेंद्रपाल को कौन सी उपाधि दी है? तो महेंद्रपाल को इसने उपाधि दी है निर्भय नरेश की, निर्भय नरेश। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं महीपाल को। महीपाल के टाइम पे अरबी यात्री आया था अल-मसूदी। कौन आया? तो अरबी यात्री अल-मसूदी आया था इसी के टाइम पे। और महीपाल के टाइम पे त्रिपक्षीय संघर्ष है वो खत्म होता है। तो अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा त्रिपक्षीय संघर्ष है वो किसके टाइम पे शुरू हुआ था? तो वत्सराज के टाइम पे। और खत्म कब हुआ है? तो महीपाल के टाइम पे। अंतिम शासक था यशपाल। अब पढ़ते राजपूत काल। इसमें अपने पढ़ते मारवाड़ी और गुजराती में प्रदेश। इसी में अपने पढ़ा था हरिश्चंद्र को। इसी के बेटा था नागभट्ट जिसने भीनमाल खाका को शुरू किया था। इसी में अपने पढ़ लिया नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महीपाल। अंतिम शासक था यशपाल। और इसी 1036 ईस्वी जो अभिलेख है उसके अनुसार जो अंतिम शासक है वो किसको मानता है? राज्यपाल को माना जाता है। आगे अपने पढ़ते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में अपने 3 वंश पढ़ने हैं, चैर, चोल, पांड्य।
चैर है, ये सर्वाधिक प्राचीन वंश है। चैर है, इसको अशोक के शिलालेखों में, अशोक के शिलालेखों में इसे केरल पुत्र कहा गया है। और चैर से ही भारत में गन्ने की खेती का श्रेय जाता है। इसके बाद अपने पढ़ता है चोल। चोल को कहते हैं कोरोमंडल। और फिर है पांड्य। पांड्य, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मछली। और इसका जो प्रमुख कपड़ा केंद्र था मदुरई। मदुरई इसके प्रमुख कपड़ा केंद्र माना जाता है। इसी में आगे अपने बात करते हैं तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तिरुकुराल। तिरुकुराल को तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। तमिल साहित्य का बाइबल क्या है? तो तिरुकुराल। फिर बात करते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भाग है संगम साहित्य के, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद अपने बात करते हैं विम कड़फिशेस को। विम कड़फिशेस को भारत विजेता कहा गया है। भारत विजेता किसे मानता है? तो विम कड़फिश को भारत विजेता माना गया है। किसमें? चिन्ह अभिलेखों से अपना काफी जानकारी मिलती है। चिन्ह अभिलेखों के अनुसार भारत विजेता विम कड़फिशेस। इसी में आगे अपने पढ़ते हैं तो क्या रह गया? जो तमिल साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है, तमिल साहित्य का प्रथम ग्रंथ, इसका जो श्रेय जाता है वो आता है अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि।